नजरिया। हाँ, तो अब हम नगर प्रशासन के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है। आपको मालूम है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से नगर प्रशासन की जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने बताया पटना को पाटलिपुत्र यहाँ कर लीजिए, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। उसने यह बताया कि चंद्रगुप्त का जो महल था वह 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा महल था, ठीक है, और उसके चारों ओर खाई बने हुए थे। जो राजा था वह सोने की पालकी में जाता था, उसके साथ सैनिक होते थे, घोड़े पे रहा करते थे और चारों ओर से घेरे हुए होते थे। अंगरक्षक के रूप में औरतें होती थी जो कि उनका अंगरक्षक करती थी। साथ में पेड़ लेकर चला जाता था, उस पे तोता, सब पालतू तोते होते थे जो उनके राजा के सर के चारों ओर निगरानी करते थे, ठीक है। और राजा जो होता था वो किसी भी दिन वो उसका जो सोने का जगह था वो प्रत्येक दिन बदलता रहता था, ठीक है। और वो जो भोजन करता था उसे पहले क्या किया जाता था कि दूसरे से चखाया जाता था, किसी नौकर से चखा के तब ही राजा को भोजन किया जाता था, जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। अनेक प्रशासनिक इकाइयों में हम देखेंगे मौर्य काल में प्रशासनिक सुविधा साम्राज्य की दृष्टि से कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या बोला जाता है? चक्र कहा जाता है। प्रांतों को क्या कहा जाता है? चक्र बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा प्रांतपति को नियुक्त किया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमार कहते हैं। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांतों का दोस्त? तो 5 प्रांतों का। पहला है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तहसीला। आपको पता होगा तहसीला यूनिवर्सिटी जो थी वो सिंधु और झेलम नदी के तट पे थी। सिंधु और झेलम के बीच में ये यूनिवर्सिटी थी तहसीला, जो कि पाकिस्तान में मौर्यकालीन यूनिवर्सिटी। एग्जाम में पूछ देगा मौर्य काल में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रचलित थी, तो यही कौन थी? तहसीला फेमस था। और एक यूनिवर्सिटी उज्जैन में था और एक वाराणसी। ये 3 शिक्षा के केंद्र किस समय थे? मौर्य काल में थे। तो याद रखना है उज्जैन, तहसीला और वाराणसी। उसके बाद आइए दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती आप जानते हैं एमपी में है, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। प्राची सबसे पूर्वी राज्य पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद कलिंग उड़ीसा में है, जिसकी राजधानी तोसली, ठीक है। यहीं का राजा कौन होता है? महामेघवाहन, ठीक है, चेदी वंश का, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब हम आते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों की खोज कौन क्या किए थे? टी फैंटलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ को इन्होंने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1750 में। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो पैड्रे टी पैंथलर ने, ठीक है। कब की थी? तो 1750 में। कौन सा स्तंभ था? तो दिल्ली मेरठ था। इसी दिल्ली मेरठ, पहले यह स्तंभ कहाँ था? पहले यह स्तंभ मेरठ में था। इसको क्या करता है फिरोज शाह तुगलक, इसको लाके दिल्ली में स्थापित कर देता है, तब इस लेख का नाम दिल्ली मेरठ पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दिल्ली मेरठ पड़ जाता है। उसके बाद दूसरा है अशोक के अभिलेख दिल्ली टोपरा को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। किस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था? एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, कब पढ़ा था और उसका नाम क्या था जो पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जो टोपरा है वो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा से ये
स्तंभ को कौन लाता है? फिरोज शाह तुगलक ही दोनों स्तंभ दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा दोनों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर देता है 1837 में। अशोक के मूल भाषा की प्रकृति कैसी थी? प्राकृत थी। मूल भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अब उसी में पूछ दिया जाएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में आपको नहीं पढ़े हैं। महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए थे। महावीर किस भाषा में दिए थे? तो महावीर जो थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। तो यह आपको याद रखना जरूरी है। तो अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। पहला लिपि है ब्राह्मी लिपि, जिसको बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता था। एक क्वेश्चन आ जाता है, किस लिपि को बाएं से दाईं ओर पढ़ा जाता था? तो ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं पढ़ा जाता था। और वहीं खरोष्टी लिपि यूनानियों का देन है। ये लिपि खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं पढ़ी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है, बाएं से ये दाएं और ये दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी। ये एकदम दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा है अरमाइक लिपि, ठीक है। और चौथा यूनानी लिपि। कौन सी लिपि? यूनानी लिपि या ग्रीक लिपि, ठीक है। जो खरोष्टी लिपि किसकी देन है? यूनानियों की। नक्षत्र विद्या इत्यादि का देन उसी सब का है। किसका? यूनानियों का है। जो नक्षत्र देखते हैं, सूर्य चंद्रमा और तारों को देख के हम दिन और समय को बता देते हैं, वो किसका देन है? यूनानियों का ही देन है। उसके बाद आते हैं अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ। दीर्घ शिलालेख, इसमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख हैं, ठीक है। धर्म मतलब गुरुओं का आदर करना, सभी धर्मों को एक समान देखना, ठीक है। पाप न करना, ईर्ष्या न करना और सबकी उन्नति करना, ये धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 14 लेख लिखे हुए हैं। ये 8 मिले हैं। इन 8 पे कितने लेख? इस 8 में 14 लेख, प्रत्येक जो दीर्घ शिलालेख है उसमें 14 लेख लिखे हुए हैं। ये जो दीर्घ शिलालेख है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में है, ठीक है। बाहर से, भारत के बाहर जितनी भी, पश्चिम दिशा में जितने भी लिपि जितने लिखे गए हैं, दीर्घ स्तंभ या लघु स्तंभ लिखे गए हैं, वो खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में है। और भारत के इधर पूर्वी साइड में, यानी भारत में, वो ब्राह्मी लिपि में है। अब आइए लघु शिलालेख में। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की 7 बातें हैं। कितनी बातें हैं? तो 7 बातें हैं। यह 20 स्थान से प्राप्त हुआ है। कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? 20 स्थानों से। और दीर्घ स्तंभ 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है और लघु शिलालेख 20 स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। उसके बाद आता है दीर्घ स्तंभ। इसमें अशोक के प्रशासन एवं धर्म की जानकारी है। किसकी जानकारी है? प्रशासन एवं धर्म की जानकारी है। यहाँ 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद आइए लघु स्तंभ के बारे में। इसमें अशोक ने प्रशासनिक निर्देश दिया है। यह 5 स्थानों से प्राप्त हुआ है और इसकी लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। हाँ, तो अब दोस्तों, अब हम अशोक के दीर्घ शिलालेख के बारे में जानेंगे। टोटल दीर्घ शिलालेख कितने हैं? तो 8 शिलालेख हैं। दीर्घ शिलालेख कितने हैं? टोटल 8 हैं, जिस पे 14 लेख लिखे गए हैं। कितने लेख लिखे गए हैं? 14 लेख लिखे गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सा लेख कहाँ से मिला है। तो शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले से मिला है यह दीर्घ शिलालेख, पाकिस्तान के पेशावर से। उसके बाद आता है मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिला से ये दीर्घ शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है। कालसी उत्तराखंड देहरादून से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड के देहरादून से।
जूनागढ़ या गुजरात में गिरनार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है धौली और जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा में है। धौली जो है पुरी में है। ठीक है। इसमें 11, 12, 13 लेख जो हैं, ये 11, 12, 13 लेख ये लिखे नहीं गए हैं। इसके जगह पे पृथक शिलालेख लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद एरगुडी है, जो कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? कर्नूल थी। वहीं से हमको प्राप्त हुआ है दीर्घ शिलालेख, एरगुडी से। और एक है सोपारा। सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले, सबसे बड़ा जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला यही है, ठाणा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में, लेख के बारे में, इस पे जो लेख लिखे गए हैं उसके बारे में। पहले शिलालेख में पशु बलि का निंदा, अशोक ने पशु का निंदा किया है। अशोक के पाकशाला में सैकड़ों जंतुओं को मार के पकाया जाता था। अशोक ने उसे मना किया और बोला कि एक मृग और 2 मोर ही मारा जाए और बाद में ये भी न मारा जाए और कोई उत्सव न किया जाए। ठीक है। तो ये पहले शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया है। दूसरा शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख करता है। किस शिलालेख में? तो दूसरा शिलालेख में। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारी को आदेश देता है कि हर वर्ष महामात्य को आदेश देता है कि हर 5वें वर्ष राज्य में जाएं और जनता के बारे में पता लगा के हमको बताएं कि जनता सुखी से है या दुख से है। इसके बारे में आप जाएं और पता लगाएं। चौथा शिलालेख है, इसमें अशोक ने भेरी घोष, युद्ध को त्याग करके शांति यानी धम्म घोष को अपनाकर, धम्म घोष की घोषणा कौन करता है? तो चौथा शिलालेख में करता है। 5वां में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, यानी भेरी घोष से धम्म महाघोष में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये क्या करता है कि धम्म महामात्य की नियुक्ति करता है, ताकि इस धर्म का विस्तार हो सके और लोग चाहे कोई भी धर्म अपनाएं वो सुखी से रहें, किसी दूसरे धर्म का उपेक्षा न करें, जिस धर्म में है उस धर्म को अपना माने। ठीक है। ये किस में है? तो 5वां में है। 6ठा में आते हैं, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक ने कहा कि आप किसी को दिल न दुखाएं, सबको समान माने और सब एक साथ बढ़ें। ये किस में दिखाया गया है? 6ठा में। 7वां 8वां में अशोक के तीर्थ यात्रा की घोषणा के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये बहुत फेमस है। चौथा शिलालेख भी फेमस है। किस अभिलेख में? दीर्घ शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अशोक ने अपनाया। तो चौथा शिलालेख में 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा की घोषणा करता है अपना, तथा 9वां सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार की घोषणा। ठीक है। 10वां में है राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रजा को यह लगे कि जो राजा है वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए इसमें उच्च अधिकारी को आदेश देता है 10वां में। 11वां में धर्म की व्याख्या। धर्म क्या है? ठीक है। पाप रहित से दूर रहना, ईर्ष्या न करना, घमंड न करना, किसी के साथ भेदभाव न करना और अपने धर्म, जो भी धर्म हो उसका पालन करना, इसमें सिखाया गया है 11वां में धर्म की व्याख्या में। 12वां अभिलेख में दीर्घ शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करता है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किसमें करता है? तो 12वां में। ठीक है। 13वां में आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध होता है 261 BC में कलिंग युद्ध होता है। अच्छा, ये बताइए कि अशोक शासक कब बनता है? तो 269 BC में बनता है। बनने को तो उसके पहले ही बन जाता है,
ठीक है। पर 269 में 4 वर्ष उसको लग जाते हैं साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त करने में। और माना जाता है दीपवंश एवं महावंश श्रीलंकाई जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार माना जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों का वध किया था, जो कि प्रमाणिक नहीं है। ठीक है। तो कलिंग युद्ध करता है। कलिंग युद्ध में लाखों आदमी मारे जाते हैं और वहीं से कारुवाकी मिलती है, जिसको अशोक से ज़्यादा लगाव होता है। अशोक को कारुवाकी से ज़्यादा लगाव होता है। वो कहाँ से? कलिंग से। अशोक का हृदय परिवर्तन भी होता है। 13वें शिलालेख में लाखों रक्तपात को देखता है और वो अब बोलता है कि नहीं, मैं भेरी घोष की जगह धम को अपनाऊंगा और मैं अहिंसा को ना अपना के अहिंसा का पालन करूंगा। ठीक है, अहिंसा का पालन करूंगा, गलती सॉरी। ठीक है। उसके बाद 14वां में अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। कौन से शिलालेख में? तो 14वां शिलालेख में। ठीक है। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्तंभ लेख। किसमें? दीर्घ स्तंभ लेख में। ये प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख को पहले यह कौशाम्बी में यह अभिलेख था। यह क्या करता है कि अकबर के समय में जहांगीर इस अभिलेख को ले आता है और प्रयाग में यह स्तंभलेख स्थापित हो जाता है। उसके बाद है दिल्ली टोपरा। यह अभिलेख टोपरा हरियाणा में था। इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि वो दिल्ली में लाके स्थापित कर देता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है दिल्ली टोपरा। और ये दिल्ली मेरठ, इसी अभिलेख को सर्वप्रथम 1750 में टी फैंथलर ने खोजा था, दिल्ली मेरठ को। यह जो स्तंभ लेख था कहाँ था? तो दिल्ली में था, मेरठ में था, सॉरी। ये लाया फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली में, दोनों को लाया फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। उसके बाद रामपुरवा, ये बिहार में पश्चिम चंपारण में है। रामपुरवा, लौरिया अरेराज, ये भी पश्चिम चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, यहीं से मोर जो अभिलेख है उसके ऊपर मोर का आकृति मिली है, मोर मिला है, जिससे यह पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य जाति से था, यानी मौर्य वंश से था। ठीक है। उसके बाद आप देखिए लघु स्तंभ के बारे में। इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख लघु स्तंभ। सांची जो कि एमपी में है। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? तो यूपी में। यही सारनाथ से अशोक चक्र और सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से? तो सारनाथ लघु स्तंभ से। चक्र भी लिया गया है जिसमें 24 तिलियां हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। उसके बाद आपको बताए थे कि 12वें वर्ष अशोक राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगली सागर की यात्रा करता है। निगली सागर कहाँ है? नेपाल में है। तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी में जाता है और यात्रा करता है और वहीं कर को घटाता है कर को और 1/8 कर देता है। इसी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है, जो कि रुम्नदेही नेपाल में है। ठीक है। उसके बाद अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख पूछा जाता है। तो सबसे छोटा स्तंभ लेख अभिलेख रुम्नदेही स्तंभ लेख है, जो कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौशाम्बी का जो अभिलेख था उसी को रानी का अभिलेख बोला जाता है। इसमें रानी कारुवाकी का वर्णन है। ठीक है। वो खर्च करती हैं इसके बारे में इसी अभिलेख में पता है। ठीक है। इसके बाद अशोक का जो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। दीर्घ शिलालेख में जो लेख होता है उसमें जो 7वां लेख होता है वो सबसे लंबा है। उसके बाद आते हैं लघु शिलालेख के बारे में। तो लघु शिलालेख में बैराट तथा भाबरू राजस्थान में है। रूपनाथ, गुर्जरा, सोरो मारो, पनगुडिया, ये जो लघु शिलालेख हैं कहाँ है दोस्तों? तो एमपी में है। ठीक है। उसके बाद मास्की जो कि रायचूर जिले में कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर,
जटिंग रामेश्वर कर्नाटक, एररगुडी, गोबी मठ, पाल की गुंडू, नेतूर, उडेगोलन, ये सब जो लघु शिलालेख हैं ये सब कर्नाटक में पाए गए। ठीक है, इसी में गुर्जरा से, उडेगोलन से अशोक का नाम अशोक पता चलता है, और मास्की से ये सबसे अशोक के बारे में पता चलता है कि अशोक का नाम ही अशोक था। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार में मिला है लघु शिलालेख सासाराम से, तथा अहरौरा, ये मिर्ज़ापुर के यूपी जिला में है, मिर्ज़ापुर के यूपी में है। मिर्ज़ापुर जिला जो है वो कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता दें कि दीर्घ शिलालेख के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, वो 8 हैं, जिस पे 14 लेख लिखे गए हैं। प्रत्येक दीर्घ शिलालेख पे 14 लेख लिखे गए हैं, पर 2 दीर्घ शिलालेख ऐसे हैं जिस पे वो लेख नहीं लिखे गए। ठीक है, उसके बाद लघु शिलालेख लगभग 20 हैं। स्तंभ लेख 6 भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। पहले देख लीजिएगा। उसके बाद अशोक ने गुहा लेख का भी स्थापना करवाया था। सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी, ये आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने दान में दिया था। ये सब कहाँ है? जहानाबाद के बराबर पहाड़ी पे स्थित है, जहानाबाद में। इसके बाद पौत्र दशरथ ने नागर्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं आजीवकों को दान दी। ये 3 गुफाओं को दिया। ठीक है, इसमें गोपी, लोमर्सी और वडिथिका नाम है। ये तीनों गुफाओं का नाम है गोपी, लोमर्सी और वडिथिका। अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए, पर 2 स्तूप ही सुरक्षित हैं। पहला सारनाथ और दूसरा सांची। सारनाथ को ही धमेक स्तूप भी कहा जाता है, जो गुप्त काल में बनता है। ठीक है, सारनाथ से ही 24 तिलियां लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र लिया गया है, सत्यमेव जयते भी लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक सांची है, ये एमपी में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्तूप है, महास्तूप इसको बोला जाता है। सांची को महास्तूप बोला जाता है। अशोक ने अपने स्तंभ में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है, जो मथुरा तथा मिर्जापुर से मंगाए गए। ठीक है, और जो भी ये गुहा लेख बने हैं शीशे की तरह चमकदार है, जो कि मौर्यकालीन विशेषताओं को बताता है। ठीक है, इसके बाद दीदारगंज से यछड़ी की मूर्ति जो 6 फीट 9 इंच लंबी है, वो मौर्यकालीन युग की है। ठीक है, तो ये आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद मृदभांड कौन से थे? तो NBPW, नॉर्थन ब्लैक पैलेस्टेड वेयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, पाए गए हैं मध्ययुगीन के समय में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। नमस्कार।